डीएलएड परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 के सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का जो है सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है 2022 में, और उससे संबंधित कुछ प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जिस क्रम में जो वेद लिखे गए हैं उसी क्रम में हमने यहाँ नाम लिखा है। ऋग्वेद जिसमें देवताओं की स्तुति है, यजुर्वेद कर्मकांड प्रधान है, सामवेद को संगीत का जनक, अथर्ववेद में जादू टोना आदि का संग्रह है। त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और त्रिपिटक 3 होते हैं, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक। आपसे एक नॉर्मल प्रश्न जो है डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर में कि त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है, तो आपको सिर्फ लिखना होगा कि बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सूत्र पिटक, विनय पिटक, अधिधम्म पिटक। अगला प्रश्न है, आदि मानव का प्रमुख सहयोगी जानवर था। आदि मानव का प्रमुख सहयोगी जानवर जो है कुत्ता था। पूरा पाषाण काल में मानव का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पूरा पाषाण काल में मानव आखेट काटना जानता था और सबसे पहले जो है घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करता था। शिकार करना ही उसका प्रमुख व्यवसाय था। कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस चीन के महान दार्शनिक थे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी भारत में हुए, उसी तरह से कन्फ्यूशियस चीन के महान दार्शनिक थे। पिरामिड किस देश में है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। पिरामिड जो है मिस्र में पाए जाते हैं। अब पिरामिड होते क्या हैं? पिरामिड एक बहुआयामी ज्यामिति आकृति है जिसका एक बहुभुजाधार और कई त्रिभुजाकार फलक होते हैं जो शीर्ष पे मिलते हैं। बहुभुज आकार का मतलब होता है, बहुभुज आधार का मतलब कि त्रिभुज भी हो सकता है, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज, 20 भुजाओं वाला भी हो सकता है। और सबसे ऊपर जो है 3 डायमेंशन में एक त्रिभुज बना दिया, जैसे ये है ना भुजा, यहाँ से एक त्रिभुज ऊपर उठा दिया जाए, फिर एक त्रिभुज, फिर एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज, चाहे वो कैसी भी आकृति हो। अगर ये त्रिभुज ऊपर उठेगा तो उस स्थिति में इसका शीर्ष बिंदु एक ही होगा। पिरामिड में एक ही शीर्ष बिंदु होंगे और एक ही शीर्ष बिंदु पे इस बहुभुज आधार से निकलने वाले सारे त्रिभुज एक ही शीर्ष बिंदु पे मिलेंगे। इस प्रकार से यह पिरामिड जो है मिस्र में बने हैं और इसमें राजाओं की कब्रें जो है सुरक्षित रूप से रखी गई हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे देश भारत का आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। ये कहाँ पे है? मुंडकोपनिषद में है। मुंडकोपनिषद उपनिषदों की संख्या 108 है। कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। कोसल महाजनपद, आपको मालूम होगा कि एक समय ऐसा था जब 16 महाजनपदों से जो है पूरे देश का प्रशासन चलता था और सबसे शक्तिशाली जनपद उसमें मगधगिरी वर्ज रहा करता था। 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथ नूतन निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है, लेकिन आपको सिर्फ 16 महाजनपदों की संख्या, 16 सबसे शक्तिशाली जनपद, मगधगिरी वर्ज, कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती। सांची का स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। और सांची का स्तूप किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, क्योंकि तारों के पास अपना प्रकाश होता है और सभी ग्रह जो है अपने तारों की परिक्रमा करते हैं। तारों के पास अपना प्रकाश होता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड जो है कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। और आपको मालूम होगा कि सूर्य से समीप में जो है ग्रह कौन कौन से हैं? भैया बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, जिनको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। इसके बाद क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं और यहाँ पे बाह्य ग्रह जो है बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। अर्थात सूर्य हमारे सौर मंडल में जो है 8 ग्रह हैं और जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं।
मानचित्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? मानचित्र शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मप्पा शब्द से हुई है। बड़ा इंपॉर्टेंट है लैटिन भाषा का मप्पा शब्द। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। आप ही बताइए, ये पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी के जस्ट बीचों बीच खींचे जाने वाली रेखा, इसके 3 नाम है। इसको 0 डिग्री अक्षांश भी कहा जाता है। ये काल्पनिक रेखा, ऐसी कोई रेखा होती नहीं है लेकिन कल्पना कर ली जाती है। ये 0 डिग्री अक्षांश है। इस बीच वाली रेखा को जो पृथ्वी के बीचों बीच खींची जाती है भूमध्य रेखा है, और इसी का नाम जो है विषुवत रेखा है। तो इस पृथ्वी के बीचों बीच खींचे जाने वाली रेखा के 3 नाम है, 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। और यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ जो भारत के बीचों बीच से होकर लगभग गुजरती है, ये कर्क रेखा है। और यहाँ पे जो है 23.5 डिग्री साउथ पे जो है आपकी मकर रेखा है, जो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होकर लगभग गुजरती है। यहाँ 66.5 डिग्री पे, यहाँ 66.5 डिग्री नॉर्थ पे उत्तर दिशा में जो है आर्कटिक वृत्त है, आर्कटिक वृत्त है। और यहाँ पे 66.5 डिग्री साउथ पे जो है, 66.5 डिग्री साउथ पे जो है ये आपका अंटार्कटिक वृत्त है, अंटार्कटिक वृत्त है, अंटार्कटिक वृत्त है। तो ऊपर कौन कौन सी रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में? ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है और आर्कटिक वृत्त है। दक्षिणी गोलार्ध में जो है आपका कौन सा है? मकर रेखा है और अंटार्कटिक वृत्त है। और यहाँ पे उत्तरी ध्रुव और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव। इस प्रकार से प्रमुख अक्षांश रेखाएं आपको मालूम हो गई। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती हैं? आप ही बताइए। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जाती है। 21 जून को हमारे जो है भारत का सबसे बड़ा दिन होता है, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में, भारत उत्तरी गोलार्ध में। आपने देखा ना कि यहाँ पे ये पृथ्वी थी और पृथ्वी के जस्ट बीचों बीच जो है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर उत्तरी गोलार्ध। अब भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में ही है और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, और दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें जो है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं मकर रेखा पे। 23.5 डिग्री साउथ पे मकर है और 23.5 डिग्री नॉर्थ पे कर्क है। यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ ये जो है आपका कर्क रेखा है, कर्क रेखा पे सीधे 21 जून को पड़ती है। और 23.5 डिग्री साउथ यहाँ जो है मकर रेखा है, मकर रेखा पे जो है 22 दिसंबर को पड़ती है दक्षिणी गोलार्ध में। और कब सूर्य की किरणें इस भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश में पड़ती हैं? तो भैया वो 21 मार्च और 23 सितंबर को। इस नाते पूरी पृथ्वी पे दिन व रात बराबर होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय अर्थशास्त्रियों के नाम, बड़ा इंपॉर्टेंट है। भारतीय अर्थशास्त्रियों में सबसे पहला नाम अमर्त्य सेन का आएगा, नोबेल पुरस्कार विजेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है पाकिस्तान के महबूब उल हक के साथ मिलकर दिए थे अमर्त्य सेन। मनमोहन सिंह भी एक महान अर्थशास्त्री थे। रघुराम राजन जो रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे, और जेके मेहता और गीता गोपीनाथ ये जो है भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। तो अमर्त्य सेन का नाम याद रहेगा, मनमोहन का नाम याद रहेगा, मनमोहन सिंह जी का और रघुराम राजन जी का। प्राचीन काल में भारत के प्रख्यात अर्थशास्त्री कौन थे? तो प्राचीन काल में भारत के प्रख्यात अर्थशास्त्री कौटिल्य चाणक्य थे। इतिहास के अध्ययन के स्रोत, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतिहास के अध्ययन के स्रोतों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। भैया किन किन भागों में? सबसे पहला है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में कौन आएगा? आप कहेंगे सर वेद आएगा, पुराण आएगा, उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? 4, पुराणों की संख्या जो है 18 है, उपनिषदों की संख्या जो है, वेदों की संख्या 4 है, पुराणों की संख्या जो है 18 है, उपनिषदों की संख्या 108 है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, महाभारत की महर्षि वेदव्यास ने की थी, अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य चाणक्य का है। ये तो साहित्यिक स्रोत है ही, और प्लस विदेशी यात्रियों के विवरण, जो विदेशी यात्री आए भारत में घूमने के लिए, उन्होंने जो विवरण दिया, ये सब साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आएगा। पुरातात्विक स्रोत, आपको मालूम है कि खुदाई के फलस्वरूप जो प्राप्त
तत्व मिले उनको पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जीवाश्म मिट्टी के बर्तन मिले हैं, औजार मिले हैं, हथियार, अभिलेख और शिलालेख, ये सारी चीजें जो है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आएंगी। सबसे महत्वपूर्ण है जीवाश्म, मिट्टी के बर्तन, औजार, हथियार, अभिलेख और शिलालेख। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर्षचरित की रचना किसने की थी? बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर्षचरित की रचना जो है बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट, आपको मालूम है कि इनकी रचना को जो है बाणोचिष्टम जगत सर्वम, सारी रचनाएं जो है बाण की जूठन है। एक कादम्बरी कथा मुखम के बारे में कहा गया था, जो 3 जन्म के प्रेम कहानी है, जिसमें नायिका चिरयोना रहती है, नायक जो है कई बार जन्म लेता है। और यहाँ पे कादंबरी अधूरा उपन्यास है, जिसको बाद में चल के भूषण भट्ट ने जो है पूरा किया था। तो बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर्षचरितम है, चूंकि हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। कादंबरी कथा मुखम है। इनकी इस रचना को देख के बाणोचिष्टम जगत सर्वम कहा गया। उच्चिष्टम की सारी रचनाएं बाण की जूठन है। इतना बढ़िया इसकी जो है इसका कंटेंट था, इसकी विषय वस्तु थी। चंडी शतक और पार्वती परिणय भी जो है बाणभट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। चीन की महान दीवार का निर्माण किसने किया था? तो चीन की महान दीवार सिर्फ एक राजा ने नहीं बल्कि कई राजाओं ने मिलकर बनाई थी, जिसमें सबसे प्रमुख नाम जो है किन सिंह हुआंग का है। जब हम लोग पढ़ते थे हाई स्कूल में, उस समय सी हुआंगटी हम लोग याद किए थे, लेकिन अब उनका नाम जो है किन सिंह हुआंग है, और वही सी हुआंगटी है, कहीं अंतर नहीं है। अगर सी हुआंगटी भी आप जानते हैं तब भी सही है। ममी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ममी मनुष्य या जानवर के मृत शरीर को स्वाभाविक रूप से या कृत्रिम तरीके से रासायनिक उपचार द्वारा लंबे समय तक संरक्षित किया जाता है ताकि वह सड़ न जाए, ममी कहलाता है। मनुष्य या जानवर, ममी किसकी हो सकती है? मनुष्य या जानवर दोनों की हो सकती है। कैसे शरीर की हो सकती है? जीवित या मृत शरीर की? आप कहेंगे मृत शरीर को। कैसे जो उसको सुरक्षित रखा जाता है? आप कहेंगे स्वाभाविक रूप से या कृत्रिम तरीके से। स्वाभाविक रूप से कैसे सुरक्षित रखा जाता है? आप कहेंगे कि अगर बर्फ में मृत्यु हो जाएगी तो उसकी जो है शरीर जो है सड़ेगी ही नहीं, ये स्वाभाविक रूप से हुआ। या खूब तेज धूप में वो सूख जाए तब भी जो है उसकी शरीर जो है नहीं सड़ेगी। या कृत्रिम तरीके से या रासायनिक उपचार द्वारा किसी को भी लंबे समय तक संरक्षित किया जाता है ताकि वो सड़ न जाए, मम्मी कहलाती है। प्राकृतिक मम्मी, जैसा कि मैंने आपसे बताया ना कि जो स्वाभाविक रूप से उसको प्राकृतिक मम्मी, जो अत्यधिक ठंड, सूखापन या अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों में बनती है, ये मम्मी मुख्यतः म से मम्मी मुख्यतः की देश में पाई जाती है। भैया म से मम्मी मिस्र देश में। मिस्र देश में नील नदी बहती है और मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। मम्मी मुख्यतः मिस्र देश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक जो है किसको माना जाता है? आप कहेंगे सर जैन धर्म के संस्थापक भगवान ऋषभ देव को जो है माना जाता है। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक जो है, प्रथम तीर्थंकर जो है भगवान ऋषभ देव थे, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, उसके बाद कोई भी तीर्थंकर नहीं हुआ, वह महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक आप जानते हैं कौटिल्य के 3 नाम थे। कौटिल्य नाम था, चाणक्य नाम था, विष्णुगुप्त नाम था। तो अर्थशास्त्र के जनक जो है कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त हैं। जबकि आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता जो है एडम स्मिथ हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द वेल्थ ऑफ नेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। द वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ का मतलब होता है धन, ऑफ नेशंस राष्ट्रों का धन किसकी रचना है? तो राष्ट्रों का धन एडम स्मिथ की रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रों का धन जो है एडम स्मिथ की रचना है। ग्राम पंचायत के 2 कार्य, इस समय देखिए चुनाव होने वाले हैं। बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की व्यवस्था है। पहला जो है ग्राम पंचायत स्तर है, दूसरा क्षेत्र पंचायत है, तीसरा जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत के 2 कार्य बिल्कुल आसान है। ग्राम पंचायत आपके गांव में जो होती है वो ग्राम पंचायत होती है, सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करती है। जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं, कृषि और शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जो भी योजनाएं आती हैं, ग्राम पंचायत सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित करती हैं। कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं जो है सरकारी योजनाएं आती हैं और इसको ग्राम पंचायत जो है इनको क्रियान्वित करती हैं।
प्राथमिक स्कूल चलाना हुआ, मिट्टी की जांच करना हुआ, टीकाकरण आदि करना हुआ, ये सब ग्राम पंचायत के संरक्षण में होता है। सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण और रखरखाव। सार्वजनिक बुनियादी ढांचा का मतलब हुआ कि पोखरे का निर्माण हुआ, स्कूल का निर्माण हुआ, स्कूल के बाद जो है खड़ंजे आदि का निर्माण हुआ। ये सार्वजनिक बुनियादी ढांचा है, इनका निर्माण और रख रखाव जो है ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। अगर खड़ंजा टूट गया तो दोबारा भी जो है ग्राम प्रधान के नेतृत्व में खड़ंजा लगेगा। तो ये दोनों चीजें बड़ी आसान हैं। अब आते हैं सड़क यातायात संबंधी प्रमुख 2 नियम। देखिए, आपको सब कुछ मालूम रहता है, पेपर में लिख नहीं पाते हैं, इसीलिए इस कमी को दूर करने के लिए आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत की जा रही है। सभी यात्रियों को सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। सड़क यातायात का पहला नियम है, आप सुरक्षित तो जग सुरक्षित। सभी यात्रियों को सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। और हमको सभी यातायात संकेतों के बारे में मालूम होना चाहिए कि हरा है तो हम चल सकते हैं, पीला है तो हम जो है क्या कर सकते हैं, तैयार हो सकते हैं, लाल अगर संकेत, लाल बत्ती जल रही है तो रुकने का संकेत है। अर्घ्यति सीमाओं का पालन करना चाहिए। आप बताइए, जब हाईवे पे आप अपनी गाड़ी दौड़ाते हैं तो अगर कम गति है तब भी चालान आ जाएगा, अधिक गति है तब भी चालान। इस नाते आपको प्रशिक्षित होना चाहिए। आगे चलते हैं, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बार बार अक्षांश व देशांतर रेखाएं पूछी जाती हैं। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा, ये दोनों रेखाएं काल्पनिक होती हैं। वे काल्पनिक पूर्व पश्चिम वृत्त, देखिए यहां से पूरब से पश्चिम, हालांकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम जो भूमध्य रेखा के समानांतर चलती हैं, पृथ्वी को उत्तर व दक्षिण गोलार्धों में बांटती है। विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध, ये रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और ये 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा एक ही का नाम है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहा गया है, 66.5 डिग्री नॉर्थ को आर्कटिक वृत्त कहा गया है, और 90 डिग्री नॉर्थ को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ को। उसी तरह से 23.5 डिग्री साउथ को हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री साउथ को हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, और यहाँ पे 90 डिग्री साउथ को जो है हम कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त, सॉरी दक्षिणी ध्रुव। 90 डिग्री साउथ को हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देशांतर रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये भी रेखाएं काल्पनिक होती हैं लेकिन अर्धवृत्ताकार होती हैं। आप देखिए, मैंने एक साइड का लिया है, ये पूरा जो है इसके नीचे अगर एंगल रहेगा तब नीचे में रहेगा, ये आपका 0 डिग्री जो है क्या है, देशांतर है, और जस्ट इसके पीछे 180 डिग्री देशांतर है। आपको मालूम होगा, इस नाते ये काल्पनिक रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं, जबकि आपको मालूम है कि अक्षांश रेखाएं जो पूरी तरह से वृत्ताकार होती हैं। और अक्षांश रेखाएं जो है, अगर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा सबसे बड़ी है तो और रेखाएं जो धीरे धीरे छोटी होती चली जाएंगी। नॉर्थ डिग्री पे और साउथ डिग्री पे, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पे अक्षांश रेखाएं अत्यंत छोटी हो जाएंगी। लेकिन ये वे काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव यहाँ है और दक्षिणी ध्रुव इसके नीचे है, जो दिख नहीं रहा है, इसके नीचे है भैया, वो दिखेगा नहीं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती हैं ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण दिशा में। देखिए ये है, ये उत्तर से दक्षिण दिशा में जो है खींची जाती हैं और ध्रुवों पे मिलती हैं। ये नॉर्थ है और जाके कहाँ मिलेगी, साउथ पे। यह जो है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, 180 डिग्री को जो है आप अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कर सकते हैं, 180 डिग्री को। और यहाँ पे आप ही बताइए, 60 और 90 के बीच में 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री जो है ईस्ट को जो है, यहाँ 82.5 डिग्री ईस्ट है भैया, पूर्वी देशांतर। क्योंकि इधर जो है पूरब है, इधर पश्चिम है, तो ये पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री ईस्ट को आप भारत का मानक समय जो है कह सकते हैं, भारत का मानक समय। और यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर भैया, ये 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच टाइम कहते हैं। तो भैया एक बार समझ लीजिए, शुरू से देख लीजिए, देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती हैं। काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं उत्तरी ध्रुव से, ये नॉर्थ पोल है, इसी के जस्ट नीचे साउथ पोल होगा। यहाँ पे आधा ग्लोब आपको दिख रहा है। ग्लोब पे उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं और कहाँ पे मिलती हैं, ध्रुवों पे मिलती हैं। 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, 82.5 डिग्री भारत का मानक समय।
और यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर ग्रीनिच टाइम। तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 39वां प्रश्न, इतिहास की परिभाषा बड़ा इंपॉर्टेंट है। इतिहास अतीत, अतीत मतलब जो बीत चुका है, अतीत की घटनाओं का एक विस्तृत एवं आलोचनात्मक विवरण है। एक लाइन में परिभाषा है, जो घटनाएं बीत चुकी हैं उनका विस्तृत और आलोचनात्मक विवरण है। इतिहास की हर घटना पे आलोचना या समालोचना हो सकती है। 40वां प्रश्न है, जीवाश्म किसे कहते हैं? पृथ्वी पे रह रहे पौधे, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष जो तलछट या चट्टान का हिस्सा बन जाते हैं। पृथ्वी पे रह रहे पौधे, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष जो तलछट या चट्टान का हिस्सा बन जाते हैं। लाखों वर्षों से चट्टानों के नीचे दबे रहने के कारण, लाखों वर्षों से अगर चट्टानों के नीचे जो है पौधा दबा रहा है तो कोयला बन जाता है, जानवर दबे रहें तो पेट्रोलियम बन जाते हैं, सूक्ष्मजीव भी पेट्रोलियम बन जाते हैं। इनके अवशेष जो तलछट या चट्टान का हिस्सा बन जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था। और अगला प्रश्न है, पाषाण काल को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ये मानव जीवन की शुरुआत यहीं से होती है, पूरा पाषाण काल नंबर 1, दूसरा जो है मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। नव पाषाण में कृषि की खोज हुई थी, पूरा पाषाण काल में मनुष्य ने जो है आग जलाना सीखा था, लेकिन उसका प्रयोग जो है नव पाषाण काल में हुआ था। मध्य पाषाण काल में धीरे धीरे हथियारों की दशा में जो है संशोधन हुआ। तो पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 42वां प्रश्न, गीजा का पिरामिड। गीजा का पिरामिड मिस्र की राजधानी काहिरा के बाहरी इलाके में गीजा पठार पे स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि पिरामिड में आधार किसकी कोई भी आकृति हो सकती है, लेकिन आधार से जो आकृतियां ऊपर की तरफ उठेंगी वो त्रिभुजाकार उठेंगी और उनका शीर्ष एक होगा। मैं इसके बारे में बता चुका हूं। गीजा का पिरामिड कहाँ पे है? मिस्र। मिस्र वहीं जहां मम्मी पाए जाते हैं। गीजा का पिरामिड मिस्र की राजधानी काहिरा के बाहरी इलाके में गीजा पठार पे स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। गीजा का पिरामिड बड़ा इंपॉर्टेंट है। अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी, वैसे तो हर महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी होती है, लेकिन अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी पूछा है, माउंट किलिमंजारो है। माउंट किलिमंजारो है, किलिमंजारो जो तंजानिया में है और यह एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी बेटा आप याद कर लीजिएगा, माउंट किलिमंजारो है जो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। अगर एशिया का पूछा जाएगा तो माउंट एवरेस्ट पे सीधे टिक करिएगा। अब भारत का पूछा जाएगा तो काराकोरम जो है पर्वत श्रेणी में स्थित जो है केटू गाडविन आस्टीन है। अब आते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसको VSSC कहते हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह भारतीय अंतरिक्ष संगठन का एक प्रमुख केंद्र है, जहां से प्रक्षेपण यान के प्रौद्योगिकी के डिजाइन और विकास में जो है यह संस्थान एक प्रमुख भूमिका निभाता है। इसरो का एक संगठन है, इसरो का एक प्रमुख केंद्र है। अब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर केरल के तिरुवनंतपुरम में है। अगला प्रश्न जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीज द्वारा भारत की यात्रा के दौरान किए गए वर्णन। मेगास्थनीज मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। मेगास्थनीज जो है कब आया था भैया? यूनानी यात्री मेगास्थनीज जो है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध रचना कौन है? आप कहेंगे सर मेगास्थनीज की प्रसिद्ध रचना इंडिका है। इस पुस्तक में भारत के भूगोल के बारे में उसने बताया है, सामाजिक जीवन कैसा होता है, राजनीतिक जीवन कैसा होता है, इसके बारे में जो है बताया गया है और अर्थव्यवस्था का भी विवरण दिया गया है अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत और गौतम बुद्ध की शिक्षाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं जाने तो आप कुछ जाने ही नहीं। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत और गौतम बुद्ध की शिक्षाएं। बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत और गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जो है 4 आर्य सत्यों में तथा अष्टांगिक मार्ग में। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए जो जीवन की रियलिटी है, 4 नोबल ट्रूथ जिसको कहा जाता है। पहला 4 आर्य सत्य में पहला क्या है? दुख है, बहुत इस संसार में दुख है। प्रिय से संयोग, प्रिय से वियोग दुखमय है, अप्रिय से संयोग दुखमय है। दुख है,
दूसरा दुख का कारण है, दुख का कारण तीसरा है, जो चाहते हो न चाहो फिर आनंद तुम्हारा है, तुम आनंद के हो। दुख का कारण है, दुख का अंत है भैया, बिल्कुल है, जो चाहते हो न चाहो आनंद तुम्हारा है, तुम आनंद के हो। दुख का अंत है और दुख के अंत का मार्ग है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोर नोबल ट्रूथ। ये बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत हैं, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं, जो चार आर्य सत्यों में वर्णित है। उन्होंने जीवन की सार्वभौमिकता को जाना। उन्होंने कहा कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत है, दुख के अंत का मार्ग है। दुख के अंत का मार्ग जो है उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को बताया था। दुख के अंत का मार्ग उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को बताया था। सम्यक दृष्टि अर्थात सही समझ हो कि भैया क्या सही है क्या गलत है, इसका अगर आपके पास विवेक है तो सही समझ, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प। भाई संकल्पित हो जाए, संकल्पित कब होंगे? जब आपका सही विचार रहेगा। सम्यक वचन, जब सही समझ सही विचार तो बाड़ी भी सही निकलेगी। सम्यक क्रमांत, आपका सही कर्म हो। सम्यक आजीव, सही आजीविका, आजीविका जो है सही तरीके से कमा रहे हैं, ईमानदारी की रोटी खा रहे हैं। और सम्यक व्यायाम, किसी भी क्षेत्र में आप सही प्रयास कर रहे हैं, सम्यक व्यायाम है। सम्यक स्मृति, सही स्मृति अर्थात चीजों को मेमोराइज कर रहे हैं। और सम्यक समाधि का मतलब सही एकाग्रता। तो सम्यक दृष्टि का मतलब क्या हुआ? सही समझ। सम्यक संकल्प का मतलब क्या हुआ? संकल्प, विचारों में संकल्पता होनी चाहिए, विचारों में महत्वपूर्ण संकल्प होना चाहिए। सम्यक वचन, सही बाड़ी हुई। सम्यक प्रमाण, सही कर्म हुआ। सम्यक आजीव, सही आजीविका हुई। सम्यक व्यायाम, सही प्रयास हुआ। सम्यक स्मृति, सही स्मृति हुई। और सम्यक समाधि जो है सही एकाग्रता हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 47वां प्रश्न में है, पृथ्वी पे महाद्वीप। पृथ्वी पे कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का क्रम अवरोही क्रम में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। एशिया के बाद अफ्रीका है। अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिण अमेरिका है। फिर अंटार्कटिका है। 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे यूरोप है और 7वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है। तो पृथ्वी पे 7 महाद्वीपों का क्रम बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर का महाद्वीप क्षेत्रफल में अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, फिर 5वें में अंटार्कटिका पे चले जाइएगा, 6ठा यूरोप और 7वां ऑस्ट्रेलिया है। भारत के भौगोलिक भाग, भारत के भौगोलिक भागों को कितने रूपों में बांटा जा सकता है? भारत के भौगोलिक भागों को निम्न रूपों में देखा जा सकता है। सबसे पहले हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है, उसके जस्ट नीचे उत्तर का विशाल मैदान है, फिर उसके जस्ट नीचे प्रायद्वीपीय पठार है, फिर प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तरफ समुद्र तटीय मैदान है, फिर भारतीय रेगिस्तान है जो थार का मरुस्थल है। अब भारतीय द्वीप समूहों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, जो है दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, ये सारे भारत द्वीप समूहों के अंतर्गत आएंगे। अर्थात अगर 6 भागों के बारे में हम पढ़ लेते हैं तो पूरे भारत को, कि हिमालय का पर्वतीय प्रदेश कैसा है, उत्तर का विशाल मैदान कैसा है, प्रायद्वीपीय पठार कैसा है, समुद्र तटीय मैदान कैसा है, भारतीय रेगिस्तान कैसा है, भारतीय द्वीप समूह कैसा है। आगे चलते हैं। भारतीय द्वीप समूह में 2 द्वीप समूह आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? आप कहेंगे कि अरब सागर में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी। हालांकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर के में ही है। अरब सागर में लक्षद्वीप है और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपसे पूछा है जिला पंचायत के कार्य, बड़ा इंपॉर्टेंट है जिला पंचायत के कार्य। आप बताइए कि जिला पंचायत, सबसे पहले ग्राम पंचायत है, फिर क्षेत्र पंचायत है, जिला पंचायत सदस्य जो चुना जाता है, जिला पंचायत अध्यक्ष जो जिले पे बैठता है, उसका काम क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं बनाना, जो भी योजनाएं बनती हैं उसमें डीएम, सीडीओ सर और जिला पंचायत का जो अध्यक्ष रहेगा वो सब मिल के जो है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं बनाते हैं। ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सारे कार्यों की देखरेख जो है जिला पंचायत की निगरानी में होता है। ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत को आवश्यकता अनुसार वित्तीय सहायता भी देना जिला पंचायत का कार्य है। ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत का राज्य सरकार से समन्वय स्थापित करवाना भी जो है जिला पंचायत का कार्य है। तो सबसे पहला क्या कार्य है? ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं बनाना, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के कार्यों की देखरेख करना, उनको जो है वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना और सरकार से उनका समन्वय स्थापित करवाना, ये जिला पंचायत का कार्य है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण है
नगर निगम के कार्यों का वर्णन कीजिए। नगर निगम उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है। उत्तर प्रदेश में कितने नगर निगम है भैया? 17 नगर निगम है। इनका मुख्य कार्य क्या होता है भैया? नगर निगम जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य, 10 लाख की जनसंख्या पे नगर निगम का निर्माण होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की देखभाल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखभाल, सार्वजनिक स्वास्थ्य आप ही बताइए, गोरखपुर हुआ, बनारस हुआ, कानपुर हुआ, लखनऊ हुआ, यहाँ पे नगर निगम है। सार्वजनिक स्वास्थ्य की देखभाल करना नगर निगम की जो है प्रमुख जिम्मेदारी होती है। स्वच्छता, जल और बिजली की आपूर्ति भी नगर निगम की जो है जिम्मेदारी होती है कि स्वच्छता, पूरा हमारा नगर निगम स्वच्छ रहे, जल सबको मिले, बिजली की आपूर्ति हो, ये नगर निगम का कार्य है। सड़क और बुनियादी ढांचे का रखरखाव नगर निगम का कार्य है। शिक्षा और खेल सुविधाएं प्रदान करवाना नगर निगम का कार्य है। और शहर कैसे चलेगा उसकी योजना बनाना नगर निगम का। तो भैया एक बार फिर देख लीजिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य की देखभाल करना, स्वच्छता, जल और बिजली की आपूर्ति, सड़क और बुनियादी ढांचे का रखरखाव, शिक्षा और खेल सुविधाएं प्रदान करना, शहर की योजना बनाना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिन रात होने का कारण आपसे पूछा गया है। दिन रात क्यों होते हैं? पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण। पृथ्वी का परिभ्रमण गति क्या है? पृथ्वी का अपने धुरी पे घूमना, लगातार घूमना पृथ्वी का परिभ्रमण है। पृथ्वी का परिभ्रमण काल कितना होता है? आप कहेंगे 24 घंटा। और जब 24 घंटा जो है पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पे घूमती रहती है, तो जो भाग सूर्य की रोशनी में पड़ता है वहां दिन होता है, और जो भाग सूर्य के विपरीत होता है, जहां रोशनी नहीं पड़ती है, वहां रात होता है। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व को सिंधु सभ्यता की क्या देन है? भाई सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कांसा जो है किसका किसका मिश्रण है? आप कहेंगे कि पीतल जो है, पीतल का और पीतल जो है तांबा व जस्ता का मिश्रण है। पीतल जो है तांबा व जस्ता का मिश्रण है। और कांसा जो है, पूछा जा सकता है, कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्रण है। तांबा प्लस टीन। तांबे की खोज हो चुकी थी सिंधु घाटी सभ्यता में। ये विश्व की देन है कि विश्व को सिंधु सभ्यता ने तांबा दिया और तांबा प्लस टीन मिला के कांसा बनाना सिखाया। नगरीय नियोजन जो है सिंधु घाटी सभ्यता ने विश्व को दिया। उत्कृष्ट स्वच्छता सिंधु घाटी सभ्यता ने। नाप तोल प्रणाली, उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली वहां थी, सिंधु सभ्यता ने विश्व को प्रदान की। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कपास की फसल उगाना सबसे पहले सिंधु के लोगों ने, और शतरंज का प्रारंभ जो है इसी सभ्यता की देन है। तो क्या आप लोगों ने देखा, सिंधु सभ्यता ने विश्व को कांसा दिया, ठीक है, तांबे की खोज हुई, नगर नियोजन दिया, उत्कृष्ट स्वच्छता दिया, नाप तोल की प्रणाली दी, कपास नामक जो है प्रमुख फसल दी, और शतरंज का खेल दिया। ये सारी चीजें जो है सिंधु सभ्यता ने हमारे विश्व को दिया। धूमकेतु क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया। धूमकेतु धूल, बर्फ, चट्टान और गैसों के खगोलीय पिंड हैं भैया, बड़े बड़े पिंड हैं। धूमकेतु धूल, बर्फ, चट्टान और गैसों के खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूल, बर्फ, चट्टान और गैसों के खगोलीय पिंड, जब और गैसों मतलब जमी हुई गैसों के खगोलीय पिंड, जमी हुए गैसों के खगोलीय पिंड। जब धूमकेतु सूर्य के करीब आता है तो बर्फ और गैस गर्म होकर वाष्पीकृत हो जाती है और धूमकेतु की उत्पत्ति होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं? तो भैया सूर्य के समीप जो है 4 ग्रह हैं। सूर्य है, और सूर्य के समीप जो है सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, और फिर मंगल है। मंगल के बाद यहाँ पे क्षुद्र ग्रह है मंगल और बृहस्पति के बीच में। बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन होंगे? 4 ग्रह आंतरिक हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और 4 ग्रह बाह्य हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जा रहा है अब की बार, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। अगले लेवल पे चलते हैं। पूछा तो आपसे 40 प्रश्न जाता है, लेकिन पूरक प्रश्न लेके हमने 60 प्रश्न का जो है वीडियो दिया है, और 3 वीडियो ऐसे दिए जाएंगे जो लगभग जो है
40-40 मिनट के रहेंगे, अर्थात 2 घंटे में पूरी जो है 50, 1 घंटे के लिए हम 25 नंबर मानते हैं और 2 घंटे में आपको पूरा जो है लगभग सारे क्वेश्चन जो है 50 में से 50 क्वेश्चन, इसमें से जो है 50 नंबर के पूरे क्वेश्चन फंस जाएंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं। पूरा पाषाण कालीन चित्रकला बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा पाषाण कालीन चित्रकला भीमबेटका, भीमबेटका भैया कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मिर्जापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। पूरा पाषाण कालीन चित्रकला कहाँ कहाँ मिलती है? भीमबेटका मध्य प्रदेश, होशंगाबाद मध्य प्रदेश, मिर्जापुर मध्य प्रदेश की गुफाओं में विद्यमान है। ये गुफाओं की दीवारों पे और छतों पे ये चित्र बनाए जाते हैं। शुरुआत में लाल, सफेद और काले रंगों का इस्तेमाल होता था, बाद में हरे और पीले रंगों का भी प्रयोग होने लगा। भैया अगर 2 बार वीडियो देखेंगे तो अपने आप 4 घंटे में 100 नंबर जो है, अरे 50 नंबर आप जो है सामाजिक विज्ञान कर लेंगे, एक भी गलती नहीं होगी। अब आते हैं महासागरों के नाम। आज का अंतिम प्रश्न अवरोही क्रम में। पैसा, पैसा इसकी कोडिंग है, पैसा पैसा पैसा। पी से प्रशांत महासागर, ए से अटलांटिक महासागर, आई से हिंद महासागर, एस से दक्षिण महासागर, ए से आर्कटिक महासागर। एक बार फिर देख लीजिए, पी फॉर पैसिफिक ओशियन, ए फॉर अटलांटिक ओशियन, और उसके बाद आई से इंडिया होता है, इंडिया को हिंद कहा जाता है, इस नाते हिंद महासागर। एस फॉर साउथ ओशियन, साउथ महासागर, और ए फॉर जो है आर्कटिक महासागर, जो कि उत्तरी ध्रुव के पास है। इस प्रकार जो है, इस प्रकार अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, और मात्र जो है 40 तिहाइयां 120, 2 घंटे में आप 50 में 50 नंबर पूरा पा लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।